बच्चों नमस्कार। कल हम पीरियाडिक टेबल पे क्लास किए थे, एक वीडियो पीरियाडिक टेबल पर डाला गया है, तो उसी के आगे हम चलेंगे। दूसरा वीडियो लेकर आए पीरियाडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पे आज हम दूसरा वीडियो ले आ रहे हैं, तो उसी के आगे चलेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने जो है देखा था, पढ़ा था कि इसमें जो है पीरियाडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, इसके पहले मेंडलीफ एक साइंटिस्ट थे, मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया। ठीक है, तो मेंडलीफ के नाम से ही मेंडलीफ आवर्त सारणी भी कहा जाता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको कुछ सुधार किया है, इसमें कुछ सुधार करके मॉडर्न बनाया है। तो जो है मॉडर्न में थोड़ा अंतर ये है, जो मेंडलीफ ने बनाया था 18 ग्रुप न बना करके उन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे। 8 ग्रुप में ए बी करके बनाया था। एक एक ग्रुप में ए और बी उपवर्ग बना दिए थे, सब ग्रुप बना दिए थे। इसलिए उसमें जो है एक ही में दो दो ग्रुप बना दिया गया था। तो बाद के वैज्ञानिकों ने और आसान तरीके से इसको मॉडिफाइड किया और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम दिया। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 1 से 30 तक जो है हम कुछ एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको रखा गया है, इसको व्यवस्थित किया गया है। और 1 से 30 तक जो है जिंक तक, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक हमने उसका एटॉमिक नंबर सहित जो है आपको सीरियल से बताया था और उसको लर्न करने के लिए भी बोला था आपको। हाँ, अब हम यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पे आज हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे और ये मेंडलीफ आवर्त सारणी में प्रॉपर्टी करके देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी हम एटम साइज से लेते हैं। एटम साइज या इसको एटॉमिक रेडियस भी कहें, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हमेशा बताया गया है, ये आवर्त है। इस तरह से क्षैतिज लाइन आवर्त है और ऊर्ध्वाधर लाइन को वर्ग कहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ये आवर्त हैं। ये जो बने हैं आवर्त हैं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, 7 आवर्त हैं कुल, 7 पीरियड। इसको पीरियड नाम से बताया गया है, ये सब हमने बता दिया है। और वर्टिकल लाइन ये जो है 18 लाइन है, 18 नंबरिंग है। इसको जो है वर्टिकल लाइन को जो है ग्रुप नाम से, ग्रुप बोलते हैं इसको, ग्रुप हिंदी में वर्ग बोलेंगे। तो इसमें 18 नंबर है, 18 संख्या है इसकी टोटल। यहाँ से लेकर वर्गों की संख्या, ग्रुपों की संख्या 18 है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की स्थिति विवादित रही है। हाइड्रोजन की स्थिति विवादित रही है क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे रखा गया है पहले आवर्त के पहले ग्रुप में। पहले आवर्त के पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप जो है ये एल्कली और मेटल बोलते हैं। तो एल्कली मेटल में कौन कौन आता है? एल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, कैल्शियम,
सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। जबकि सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आता है। ये जो पहला ग्रुप है एल्कली मेटल, एनवायरमेंटल में या पर्यावरण में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम खुले में नहीं रख सकते हैं। जैसे ही खुले में रखेंगे ये अग्नि प्रज्वलित कर देता है, आग लगा देता है। इसलिए हम इसको जो है बाहर खुले में नहीं रख सकते हैं। इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सुरक्षित रखने के लिए इसको केरोसिन ऑयल में ही हम रखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं एल्कली मेटल। उसके बाद एल्कली अर्थ मेटल भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन उससे कम होते हैं। तो ये आपका पहला ग्रुप एल्कली मेटल हो गया। दूसरा जो है एल्कली अर्थ मेटल हो गया। ये आपका एस ब्लॉक ग्रुप था। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एस ब्लॉक ग्रुप दोनों क्या है, मेटल वाले ग्रुप हैं, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। उसके बाद पी ब्लॉक ग्रुप है 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक, जो कि नॉन मेटल ग्रुप है, नॉन मेटल है। इसको जो है इसमें ज़्यादातर गैसेज हैं। तो इसमें भी आपका जो है 18वें ग्रुप को 18 ग्रुप को जो है 18वें ग्रुप को नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस अक्रिय गैस है। ये सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये क्या हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। इसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। और ये नॉन रिएक्टिव हैं क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। और जो 18वें ग्रुप का एलिमेंट्स है, तत्व है, उसके तो खुद ही नेचर से ही जो है अष्टक पूरे हुए हैं, अष्टक पूरे हैं। ऑक्टेट कहते हैं उसे, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को ये पहले से ही फॉलो करता है, और जब ऑक्टेट पूर्ण हो जाता है तो ये रिएक्टिव नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है ये ऑक्टेट रूल की वजह से ही पूर्ण करने की वजह से, तो नोबल गैस जो है ऑक्टेट पूरे होने की वजह से रिएक्शन नहीं करता है, बहुत कम रिएक्शन करता है। तो इसमें उसके पहले जो 17वां ग्रुप है, 17वां ग्रुप, इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये हैलोजन ग्रुप है। इसी में हाइड्रोजन को भी रख सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन ग्रुप से भी मिलती है। हाँ, तो हाइड्रोजन भी उसमें रखा जा सकता है। और उसके पहले 14वां ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली। और उसके बाद आपका आता है डी ब्लॉक ग्रुप। डी ब्लॉक ग्रुप 3rd ग्रुप से जो है 12 ग्रुप तक जो है, इसको ट्रांजिशनल मेटल बोलते हैं। ट्रांजिशनल मेटल, ये कौन सा ग्रुप है, 3 से 12 ग्रुप तक जो है ट्रांजिशनल मेटल आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब इसके नीचे जो है आपका आता है ट्रांजिशनल मेटल। और हम जो है उसके बाद एफ ग्रुप को मैंने बताया था पहले ही कि इसको एफ ग्रुप को बाहर रखा गया है, ये दोनों जो है बाहर रखा गया है। और इसको ऊपर वाले को लैंथेनाइड, पहले वाले को लैंथेनाइड और दूसरे वाले को एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक ग्रुप यानी 2 ग्रुप में बांटे हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये नाम पड़ा है
पहला एटम के हिसाब से। इसमें जो पहला एटम है लैंथेनियम है, इसलिए लैंथेनाइट के नाम से रखा। और इसमें जो है दूसरे वाले में एक्टिनाइट, एक्टिनियम के नाम से एलिमेंट है, इसलिए पहले एलिमेंट के नाम पे इसका एक्टिनाइट नाम पड़ा है। तो ये रहा है आपका जो है कुछ प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं हम इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टी पे, जिससे हम इसका अध्ययन करते हैं। जनरल एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्सों का अध्ययन करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे। कुछ सिम्टम्स, हम कुछ लक्षणों को जानते हैं, कुछ उसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक साइज। पहला प्रॉपर्टी मानते चलिए, प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज। इसको हम एटॉमिक रेडियस से भी बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि रेडियस के आधार पे ही एटम की साइज निर्भर करेगी। रेडियस कम होगा तो छोटा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने पर प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इधर से इधर जाने पे प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ जैसे हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये दोनों एक आवर्त में है। ठीक है, तो इधर बाएं से दाएं जाने में एटॉमिक साइज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें एटॉमिक साइज यानी रेडियस क्या होगी, इधर से इधर जाने पे डिक्रीज होगी, घटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हाइड्रोजन की साइज बड़ी होगी और हीलियम की साइज छोटी होगी। ठीक है, तो ये इधर से इधर हम बढ़ेंगे तो साइज घटती जाएगी, और ऊपर से नीचे यानी ग्रुप में चलेंगे। ये तो आवर्त में हमने चला, पीरियड में चला। अब ग्रुप में यानी वर्ग में नीचे चलेंगे तो साइज बढ़ेगी, साइज इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने का क्या कारण है, इंक्रीज करने का कारण होता है क्योंकि सेल यानी कोषों की संख्या बढ़ती है। पहले आवर्त में एक सेल, एक कोष, उसको अंग्रेजी में KLMNOP के नाम से जाना जाता है। कोष को KLMN भी कहते हैं, या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने ऊपर है। तो ये हाइड्रोजन पहले आवर्त में है तो इसमें एक ही कोष होगा, और लिथियम दूसरे आवर्त में है तो इसमें 2 कोष होगा, सोडियम तीसरे कोष में है तो इसमें 3 कोष होगा। इसलिए रेडियस की साइज बढ़ेगी। मान लीजिए हाइड्रोजन है 1 तो इसकी 1 कोष है, और लिथियम 3 है, इसमें 2 कोष होंगे। ठीक है, और इस तरह से सोडियम Na11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2:1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2:8:1। तो 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, ये इसका जो है इस तरह से होगा, 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, यानी कोषों की संख्या बढ़ने से एटम की साइज बढ़ती है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो एटम का साइज, परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा। ये रही आपकी जनरल प्रॉपर्टी एटम साइज, और उसके आधार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे। दूसरा जो है हम प्रॉपर्टी देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन
एनर्जी। एनर्जी जैसे कि बात आ गई एनर्जी की, तो यहाँ ऊर्जा एनर्जी जरूर होगी। तो आयनाइजेशन की एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आयनाइज कर देना। आयनाइज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्याग करा देना। इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोश से किसी भी एलिमेंट्स के मान ये कोई एलिमेंट्स है, इसके दो कोश है, इसकी जो बाहरी कक्षा है, सेल है, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर, इसको जो ऊर्जा हम प्रदान करेंगे उसको पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जितनी ऊर्जा खर्च होगी वही ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हुआ। अब समझिए कि आयनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी। तो बाएं से दाएं जाने पे एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज होगी। इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि एटम की साइज छोटा हो रहा है। जब एटम की साइज छोटा हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इसलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि F = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के होता है। तो जब रेडियस कम है तो फोर्स ज़्यादा है, वो ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो उसको जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने में ज़्यादा आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बाएं से दाएं जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको ऊर्जा ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं चलते में बढ़ती जाएगी। और इसी का विपरीत होगा, ऊपर से नीचे ग्रुप में जाने पर एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज इसलिए होती जाएगी क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। एक कोष, दो कोष, तीन कोष, चार कोष, कोषों की संख्या बढ़ने से रेडियस बढ़ जाएगा। और मैंने बताया F = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के। जैसे जैसे r घटेगा तो फोर्स जो है r बढ़ेगा, फोर्स तेजी से घटेगा और घटने की वजह से कम एनर्जी में ही वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ घटती जाएगी। और इसी के लिए, इसी आधार पे सीजियम और फ्रांसियम का प्रयोग हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल आजकल जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, और आपका आजकल जो है सोलर पैनल, सोलर सिस्टम जो यूज किया जा रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक बनाने में। तो उसमें जो है प्लेट जो लगाई जाती है वो सीजियम की प्लेट होती है, क्योंकि सीजियम को सोलर एनर्जी ही पर्याप्त करा देता है आयनाइजेशन करने में। आयनाइजेशन एनर्जी सोलर एनर्जी से ही हो जाता है, इस आसानी से हो जाता है, इसलिए उसमें सीजियम का प्रयोग करते हैं सोलर में। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। हम यहाँ पे त्याग रहे थे, लेकिन त्यागने में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही थी उसकी बात कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हुआ कौन एलिमेंट्स कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो इधर जो है, इधर के इलेक्ट्रॉन तो हमेशा त्यागने की क्षमता रखते हैं, ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम है। और इधर जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता 17वें में हैलोजन ग्रुप की होती है। इसलिए
बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है और ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होगी क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिक घटती जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विभवांतर होता है। इलेक्ट्रॉन जो है कितनी आसानी से चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समेटने की जो क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मिलती जुलती होती है। ये जो है ये सेम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन ग्रुप की ही सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, वो भी हैलोजन में भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, इसलिए बाएं से दाएं जाने में इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऊपर से नीचे आने पर हमेशा डिक्रीज होगी। तो जैसे कि यहीं से समझ में आया ऊपर से नीचे घट रही है, तो इसमें मैंने बताया 17वें ग्रुप में हैलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे घट रही है तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन की हाईएस्ट होगी। फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन एलिमेंट्स की। अगला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब मेटल के गुण, मेटल के गुण धर्म क्या हो रहे हैं। मेटल के गुण धर्म हमेशा बाएं तरफ वाले एटम, मैंने बताया पहला वाला एल्कली मेटल, दूसरा एल्कली अर्थ मेटल, तीसरा ये सब ट्रांजिशनल मेटल, इधर नॉन मेटल हैं। तो इस तरह से आप खुद समझ गए कि बाएं से दाएं चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होगा और नीचे जाने पर इंक्रीज होगा। ठीक, छठी प्रॉपर्टी आपकी जो है देखते हैं, तो और छठी प्रॉपर्टी आप चलो मेटलॉयड देखते हैं। मेटलॉयड, ये मेटलॉयड वो चीज होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का गुणधर्म होता है, उसे मेटलॉयड कहते हैं। कहने का मतलब कि उसमें मेटल के भी गुण होंगे और नॉन मेटल के भी गुण होंगे, इसीलिए इसको मेटलॉयड दिया गया है। यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया है कि ये जो है इधर से और इधर से मार्क लगा दिया है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टीलियम, एंटी, और ये जो है आपका क्या है, ये मेटलॉयड है। ये मेटलॉयड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बेस्ट मेटलॉयड हैं सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टीलियम, ये सब जो हैं आपके मेटलॉयड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इसका यूज होता है हमेशा, यूज इसका ज़्यादातर
इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में होता है। हमेशा मेटलॉयड का ज़्यादातर प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने में होता है। ट्रायोड, डायोड वगैरह, डायोड, रेडियो, ट्रांजिस्टर, ये सब बनाने में सबसे ज़्यादा मेटलॉयड का ही यूज होता है। चलिए, अब हमारा लगभग टॉपिक समाप्ति की ओर है। हाँ, और लगभग हमारे सारे पॉइंट्स हो गए हैं जो मुझे बताना था। हाँ, आप लगभग पॉइंट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग, और इस तरह की वीडियो और ढेर सारे लाएंगे। हाँ, चलिए ठीक है।